नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्नर्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हमें विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपना कार्य सब कुशल कर रहे होंगे। आइए हम आज पढ़ते हैं जीन पियाजे के संदर्भ में। जीन पियाजे के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि ये उनकी तस्वीर रही जिनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे, जिन्होंने 1896 से 1980 तक अपना कार्य मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में किया। इनके सहयोग के लिए हम जानने का प्रयास करेंगे इन्होंने कौन सी थ्योरी दी, जिस थ्योरी के लिए ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख विशेषता हासिल हुआ इन्हें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट बिंदु रहेगा जीन पियाजे का क्या इतिहास रहा है, इन्होंने क्या योगदान दिया है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे जीन पियाजे किस वर्ग के बालकों के लिए उपयुक्त थ्योरी दी है। उदाहरण के लिए इन्होंने 2 से लेके 14 वर्ष के बालकों तक के लिए एक अपनी थ्योरी दी है, तथा जीन पियाजे ने कौन से प्रमुख 4 स्टेजेस दिए हैं, कौन से इन 14 से 15 वर्ष के एज में किन किन अवस्थाओं को किस प्रकार से विभाजित किया है, तथा हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे स्कीमा के संदर्भ में। स्कीमा के संदर्भ में क्या इन्होंने बताया और स्कीमा क्या होती है। स्कीमा से तात्पर्य यह है कि एक बालक जब 2 से 4 वर्षों के मध्य होता है तो वह कुछ तथ्यों को, इन्फॉर्मेशन को मस्तिष्क में संग्रह करता है। उसी आधार को स्कीमा कहा जाता है या उसी आधार को स्कीमा का नाम दिया जाता है। इसके बाद जीन पियाजे ने कहा किस मनोवैज्ञानिक के साथ बुद्धि परीक्षण पर कार्य किया। बुद्धि परीक्षण पर कार्य करते समय ही इन्होंने कॉन्स्ट्रक्टिविज्म पर भी कार्य किया, शुरू प्रारंभ कर दिया। जीन पियाजे की थ्योरी एक शिक्षक को क्यों पढ़नी चाहिए तथा इसका महत्व क्या है। एक शिक्षक के लिए जीन पियाजे की थ्योरी क्यों पढ़नी चाहिए तथा इसका क्या उद्देश्य है, जिससे वह बालकों में एक मानसिक स्तर पर एक संभावित ज्ञान की वृद्धि कर सके, उसके अर्जन शक्ति को बढ़ा सके, यह जानना अति आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जीन पियाजे। अगले बिंदु है जीन पियाजे इस सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या कहते हैं और क्या माना जाता है। इन सभी बातों को जानने, सोचने, समझने के लिए हम जीन पियाजे के द्वारा दिए गए अध्याय को संपूर्ण रूप से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और यह आपके आगामी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आइए हम आगे बढ़ते हैं और संपूर्ण पढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे चरण में हम देखते हैं कि जीन पियाजे ने जेनेटिक इप्थेमोलॉजी के संदर्भ में बात कही, सोची और उसके संदर्भ में व्याख्या प्रस्तुत किया। जीन पियाजे 1896 से लेकर 1980 के मध्य तक मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। एक प्रमुख स्विस मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे बिंदु की। तो जीन पियाजे ने अपना अध्ययन प्राणी विज्ञान अर्थात जूलॉजी विषय में शिक्षा प्राप्त की थी और अपना कार्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में किया था। अल्फ्रेड बिने के साथ
अगला बिंदु, अल्फ्रेड वीने के साथ 1922-23 में बुद्धि परीक्षण पर कार्य करते समय ही उन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास पर कार्य किया। जिस समय अल्फ्रेड वीने के साथ बुद्धि परीक्षण पर कार्य कर रहे थे, उसी समय इन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास पर भी कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं हम अगला पॉइंट। अगला बिंदु क्या है? अगला बिंदु है जीन पियाजे का सिद्धांत रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित है। अर्थात बच्चा कुछ न कुछ कंस्ट्रक्टिविज्म करता रहता है और उसको सीखने के लिए कोई न कोई क्रिया करता रहता है। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देने का श्रेय दिया जाता है, अर्थात वे जनक भी कहे जाते हैं। कई बार परीक्षाओं में ये टॉपिक बार बार पूछा गया है, उसे इम्पॉर्टेंट मान लीजिए, नोट कर लीजिए, अपना नोट साथ साथ बनाते चलें। ठीक है, इसके बाद आता है संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य चिंतन में गुणात्मक परिवर्तन से है। अर्थात जब बालक रचनावाद के संदर्भ में बात करेगा तो उसमें गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा और यह परिवर्तन पहले से उपस्थित संज्ञानात्मक संरचनाओं में अनुकूलन के प्रक्रिया द्वारा होगा। यह अनुकूलन प्रक्रिया के द्वारा इनमें गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है, जिससे बालक में क्रमशः बुद्धि और मानसिक विकास देखने को आप पाते हैं। अगले बिंदु पे हम चलते हैं। जीन पियाजे ने, अगला बिंदु हमें बताता है, जीन पियाजे ने मुख्यतः बालकों के मस्तिष्क विकास पर ध्यान केंद्रित किया। इनका मानना था कि यदि बालक मस्तिष्क रूप से अपने तर्क और अपनी क्रियाओं को सोचने, संगठित करने और उसको प्रतिपादित करने के लिए करता है तो वह आगे और बढ़ते चला जाएगा। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाओं को संशोधित करने के तरीके से है। बालक किस प्रकार से सूचनाओं को सीखता है और सूचनाओं को संगठित करता है उससे संबंधित है। आइए इसमें शामिल है, क्या क्या बिंदु शामिल है उसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट रिफर्स टू द वे चिल्ड्रेन लर्न, सीख रहे हैं, एंड द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का प्रक्रिया से संबंधित है। इट्स इंक्लूड, ये शामिल करता है क्या? जैसे बच्चे का ध्यान, बच्चा क्या ध्यान लगा रहा है, अटेंशन के संदर्भ में आप देखेंगे कि जब बच्चा ध्यान लगाता है तो उसमें कुछ न कुछ धारणा बनती है, अर्थात वह परसेप्शन क्रिएट करता है। परसेप्शन से उसकी मनोवृत्ति, मेमोरी, स्मृति में कुछ बातें, कुछ भावनाएं, कुछ क्रियाएं शामिल होती हैं, जिसके आधार पे एक बच्चा अपने बुद्धि का प्रयोग करता है और कुछ न कुछ तर्क या रीजनिंग का प्रयोग करता है अपने क्रियाओं को करने के लिए, और उन क्रियाओं को जैसे ही वो करता है उसके इमेज परसेप्शन क्रिएट हो जाता है, अर्थात प्रतिमा धारणा स्थापित हो जाती है। एक तरीके से एक नई सोच डेवलप हो जाती है, और जब उसके मनोविज्ञान में एक नई सोच डेवलपमेंट हो जाएगी तो बच्चा क्या करेगा? भाषा के द्वारा उसे व्यक्त करेगा, अर्थात
भाषा एक माध्यम भी है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। इसी के संदर्भ में बालक भी अपने भाषा को दूसरों तक पहुंचाता है। नोट, इसे समझने का प्रयास करें। उपर्युक्त संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा बच्चों में परिवर्तन देखने को मिलता है। इन जो ऊपर आपने देखा, इन प्रक्रियाओं से बालक में क्या मिलेगा? कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसमें से भाषा एक प्रमुख साधन के रूप में, एक एज ए रिसोर्स के रूप में उपलब्ध महत्वपूर्ण स्थान रखता है या उपलब्ध है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। इसके बाद बात करेंगे हम अगले बिंदु का, वह है यह परिवर्तन अपरिवर्तनीय तथा जैव निर्धारित होता है। अर्थात यह डिसकंटिन्यूअस के संदर्भ में बात कर रहा है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीटेट में पूछा गया है। अपरिवर्तन अपरिहार्य है, अपरिवर्तनीय है, जैव निर्धारित करता है। ठीक, तो इसे आप नोट डाउन कर लें और आगे बढ़ते चलें। आइए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट बिंदु या टॉपिक पे, क्या सीटेट से संबंधित है और अन्य टेट एग्ज़ाम, टीचर्स एग्ज़ाम से संबंधित है। अगला बिंदु है, जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु अपनी बोधात्मक और गत्यात्मक इंटेलेक्चुअल डायनामिक गतिविधियों अर्थात एक्टिविटी के द्वारा संज्ञानात्मक ढांचे का निर्माण करता है। अर्थात एक जो शिशु होगा वह अपने मेंटल एबिलिटी और गत्यात्मक किसी न किसी एक्टिविटी के द्वारा संज्ञानात्मक ढांचे, मेंटल एबिलिटी को एक स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा। उसके द्वारा वह चीज़ों को सीखेगा, करेगा, जो कि 14 से 15 वर्ष की उम्र में अधिकतम विकास प्राप्त करता है। इन क्रियाओं के द्वारा शिशु, बालक जो भी है वह बोधात्मक और मानसिक विकास दोनों के द्वारा एक कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा और अपने भाव को व्यक्त करने के लिए भाषा का सहयोग लेगा। इस सिद्धांत का सार यह है कि बच्चों में चिंतन की शक्ति का विकास एक समय पर ही नहीं होता, अर्थात बल्कि विभिन्न चरणों में होता है। आप समझ सकते हैं कि एक बालक का विकास का क्रम में जो भी चिंतन की शक्ति का विकास होगा, चिंतन की शक्ति का विकास होगा, वह एक ही बार में नहीं होगा। वह छोटे छोटे टुकड़ों में धीरे धीरे कोई न कोई स्टेप, चरणों को पालन करते हुए ही होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि ये विभिन्न 4 क्रमागत अवस्थाओं में से होकर विकसित होते हैं। उस अगला बिंदु अपना है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। अर्थात बच्चे एक्टिव कंस्ट्रक्टर या बिल्डर ऑफ नॉलेज के संदर्भ में काउंट किए जाते हैं। वे स्वतः ज्ञान को प्राप्त करते हैं। कई मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चा सक्रिय रहता है और अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, कुछ न कुछ करते रहता है, कुछ न कुछ सीखते रहता है। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, अर्थात बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा बच्चा है, वह सेल से
एक तरफ 2 वायर लगा के एक चींटी को मार दिया और उसे किसी व्यक्ति ने न्यूज़ में कार्टून के तरह दिखाया और उसके बाद किसी उद्यमी ने उसे पढ़ा और एक इलेक्ट्रिक बैडमिंटन का प्रयोग कर दिया, जिसके द्वारा वर्तमान में आप देख सकते हैं कि लोग मच्छर को मार रहे हैं। इसी तरह कुछ न कुछ क्रिएटिविटी बच्चे के माइंड में लगातार चलती रहती है। आप देख सकते हैं कि कई बार वो तोड़ फोड़ कुछ न कुछ करते रहते हैं। अर्थात बच्चे क्रिया द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई न कोई एक्टिविटी उनके मानसिक विकास में हमेशा सहायक रहेगी। इसीलिए वह बच्चा कुछ न कुछ एक्टिविटी करता रहेगा और अपने ज्ञान का निर्माण जारी रखेगा। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट बिंदु पे। हम बात करते हैं कि अगला बिंदु क्या है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और वे भी अध्ययन कर सकें। ठीक है, देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार विकास एक असतत प्रक्रिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सीटेट में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन में ये पूछा गया है या टीचिंग एग्जाम्स में आप समझ सकते हैं। यह असतत प्रक्रिया है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। अर्थात विकास एक ही बार नहीं होता है, वह उसका एक क्रम होता है। उस क्रम को धीरे धीरे करते हुए पूरा डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए इसे कहा जाता है यह विकास असतत प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक विकास के 4 एलिमेंट्स तत्व हैं। इसे शॉर्टकट में MESE के लिए आप याद रख सकते हैं। आप बात करेंगे मैच्योरेशन अर्थात परिपक्वता। ये या तो जेनेटिक होगा या हेरिडिटरी हो सकती है। अर्थात आप देख सकते हैं बहुत से लोग अब लर्निंग फेज में स्कूल नहीं जाते हैं और बाई बर्थ और जेनेटिकली वो धीरे धीरे अपनी क्रियाओं को मैच्योरिटी के आधार पे करते चले जाते हैं। और इसके बाद आता है एक्सपीरियंस, अनुभव। सीखने के लिए बालक कुछ न कुछ क्रियाएं करेगा और जिससे उसे कुछ अनुभव प्राप्त होगा और उस अनुभव का प्रयोग वह अपने सामाजिक अंतःक्रिया अर्थात सोशल इंटरेक्शन में प्रयोग करेगा। इन सभी को समायोजित करते हुए वह इक्विलिब्रियम को प्राप्त करेगा। एक बच्चा इक्विलिब्रियम की अवस्था में कैसे अपने आप को सोचता है, कैसे समझता है, इसके संदर्भ में आइए हम इक्विलिब्रियम के प्रोसेस को समझने का प्रयास करते हैं। इक्विलिब्रियम के प्रोसेस को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि संतुलन की प्रक्रिया को 2 हिस्सों में रखा जाता है। एक तो है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, अर्थात बच्चा सूचनाओं को संगठित करता है और उसे अपने पास एज ए नॉलेज फॉर्म में रखता है। दूसरा है अडॉप्टेशन, अनुकूलन। इस प्रक्रिया को 2 हिस्सों में बांटा गया है। जब बच्चा छोटा होता है 2 से 14 वर्ष के उम्र में या 2 से वर्ष की उम्र में वह चीज़ों को एसिमिलेशन और एकोमोडेशन अर्थात आत्मसात करके याद करता है और समायोजन करके याद करता है। इसकी प्रक्रिया क्या है? उदाहरण के लिए एक बच्चे ने 4 पैर वाला एक
कुत्ता देखा और वह ब्लैक कलर का था। थोड़ी दूर जाने के बाद वह एक 4 पैर वाला कुत्ता देखा, वह सफ़ेद रंग का था। उसने क्या पूछा किसी से, अपने पिताजी के साथ जा रहा था, पूछा कि ये क्या है। तो पिताजी ने बताया कि ये बेटा और ये डॉग है। तो उसने उस इन्फॉर्मेशन को क्या किया, अपने स्कीमा में ऐड कर लिया कि एक डॉग ब्लैक भी हो सकता है और एक डॉग वाइट भी हो सकता है। इसके बाद कुछ दूर और आगे जाने के बाद बालक को फिर 4 पैर वाला एक जीव दिखाई देता है। बच्चा फिर कहता है कि ये क्या है, कुत्ता है? तो वो बोलते हैं नहीं, ये एक काऊ है। तो बच्चा पूछता है कि 4 पैर वाले पीछे जो थे वो तो डॉग थे, ये कैसे काऊ हो गया? तो वो पिताजी बताते हैं कि ये गाय है। और तो बच्चा क्या करता है, समायोजन करता है कि नहीं, 4 पैर वाला गाय भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है। इसलिए वो अपने इंफॉर्मेशन में चेंजेस कर देता है, एडजस्ट करता है, मैनिपुलेट करता है, मॉडिफाई करता है और उसे समझ जाता है और उसको अपने स्कीमा में शामिल कर लेता है, जिससे उसके मानसिक चिंतन की क्रिया और तेज हो जाती है और वह अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग कई क्षेत्रों में करने लगता है। अब आप समझने का प्रयास करेंगे एडाप्टेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, जिसके द्वारा एक बालक समझने का प्रयास करता है कि एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, इक्विलिब्रिएशन क्या होता है और न्यू सिचुएशन और डिसकंटिन्यूअस इक्विलिब्रियम एकोमोडेशन में कैसे तालमेल बैठाता है। इसको समझने के लिए आप देखिए, यदि बच्चा क्या करेगा, सूचनाओं को जोड़ना और आत्मसात करने का प्रयास करेगा तो वह संतुलन की स्थिति में आएगा। यदि बच्चा कभी डिसकंटिन्यूअस इक्विलिब्रियम असंतुलन की स्थिति आती है, वह कोई नई परिस्थिति देखता है तो वह क्या करता है, उसमें कुछ संशोधन करता है, चेंजेस करता है और एडजस्टमेंट करता है, मैनिपुलेट करता है, मॉडिफाई करता है और उसको समायोजित कर देता है नई सूचना को अपने स्कीमा में। इसी को सीटेट में कई बार पूछा गया है और उसमें चेंजेस, एडजस्टमेंट, मैनिपुलेट, मॉडिफाई करना आदि शब्दों के द्वारा चिन्हित कर सकते हैं कि किन प्रश्नों का सर्वाधिक योगदान रहा है। ये रही आपके इक्विलिब्रियम का पूरा शॉर्टकट, जिसको आप आत्मसात कर लीजिए, जिससे आप सही से प्रश्नों को समझ सकें। इसे 2 से 3 बार समझने का प्रयास करिएगा और आगे आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु पे। आगे हम बात करेंगे स्कीमा। वह स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो मनुष्य विशेष के दिमाग में सूचनाओं तथा व्याख्यापित हेतु विद्यमान रहती है। ऐसी सूचनाएं जो विशेष रूप से दिमाग में के संरचना में स्थापित रहती हैं, मानसिक रूप से उनका एक संगठन होता है। जैसे जीन पियाजे ने कहा कि स्कीमा द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटेलिजेंस बिहेवियर, ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज। अर्थात
एक तरीका जो कि नॉलेज को संगठित करता है, एक व्यवहार जिसके द्वारा वह इंटेलिजेंट को बिल्डिंग ब्लॉक की तरह प्रयोग करके अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। अगले बिंदु देखते हैं। जीन पियाजे ने स्कीमा को बुनियादी व्यवहार का बुनियादी निर्माण खंड अर्थात ज्ञान को व्यवस्थित करने वाला एक रूप कहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, व्यवस्थित करने वाला एक रूप बताया है, जिसमें एक बालक क्या करता है कि बुनियादी जो उसका ज्ञान है उसे खंडों में निर्माण करता है और फिर उसको व्यवस्थित कर ज्ञान का संग्रह करता है, जिसके आधार पर वह आगे की क्रियाओं को और एक्टिविटी को करते रहता है, कुछ न कुछ सीखते रहता है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट बिंदु पे। अब हम बात करेंगे जीन पियाजे के अनुसार वह संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। इसके लिए शॉर्टकट है SPCF अर्थात सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद आएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इन 4 स्टेजेस से बच्चा क्रमशः गुजरता रहता है। यह अवस्थाएं 2 से लेके 14 या 15 वर्ष तक की मानी जाती हैं। इन्हीं 4 अवस्थाओं के संदर्भ में जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसे हम व्यवहारवादी सिद्धांत के संदर्भ में जानते हैं। आइए हम बात करते हैं सेंसरी मोटर संवेदी पेशी अवस्था के संदर्भ में। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष संवेदी पेशी अवस्था को माना जाता है, अर्थात जब बालक जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में होता है तो इसे संवेदी पेशी अवस्था माना जाता है। ज्ञानात्मक अवस्था गत्यात्मक अवस्था कहा जाता है। इसे इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं, अर्थात बालक अपने हाथों से स्पर्श करके, आँखों से देख के ही चीज़ों को महसूस करता है, देखने की, सोचने की, अपनी मानसिक क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग करता है, ज़्यादा सक्रिय रहता है, उसकी मानसिक क्रियाएं ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। अगला बिंदु है जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। यह अवस्था कब तक मानी जाती है? जन्म से 2 वर्ष तक की मानी जाती है। अगला बिंदु है वस्तु स्थायित्व अर्थात ऑब्जेक्ट परमानेंस पाया जाता है। वह वस्तुओं को एक जगह संग्रहित करता रहता है। वस्तु स्थायित्व मानता है कि ये वस्तु ऐसी है तो हमेशा ही ऐसी कोई वस्तु मानेगा कि सेम जैसा है वैसा ही रहेगा। विलंबन अनुकरण डिफर्ड इमिटेशन, वह जो भी डिफर्ड इमिटेशन होगा उसे नहीं समझ पाएगा। इसके बाद अपना आता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। वह अपने लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के संदर्भ में ही कुछ न कुछ कार्य करता रहता है। वह अपना कुछ छोटा सा एक लक्ष्य निर्धारित कर लेगा और वो उस क्रियाओं को करते रहेगा। बच्चे की इंद्रियां ही शिक्षक होते हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं। इस अवस्था में सेंसेस आर द टीचर्स, अर्थात जो इंद्रियां हैं वे एक सहायक के रूप में शिक्षक बन के बच्चे को कुछ न कुछ एक्टिविटी के द्वारा सिखाती रहती हैं और जिससे वह उसके स्कीमा में
और मानसिक विकास में बढ़ोतरी आप देखने को पाएंगे। जिससे अगला बिंदु हमें बताता है कि इस अवस्था में बच्चा हमेशा हाथों आँखों से सोचता है, हाथों और आँखों से सोचता है, अर्थात अपनी ज्ञान इंद्रियों से दुनिया की समझ विकसित करता है। वह इन ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को समझने का प्रयास करता है। उसके हाव भाव, उसके व्यवहार और दुनिया के विचारों को समझने का, जो कि उसकी ज्ञान इंद्रियाँ जितनी सक्रिय होंगी वो उतना ही अपने मानसिक विकास का प्रयोग कर सकता है। इसलिए सीटेट में सीधा आप ज्ञानेंद्रियाँ अवस्था और वस्तु स्थायित्व के संदर्भ में सीधा प्रश्न देखने को मिलेगा। आइए हम बात करते हैं अगले बिंदु। दूसरे स्टेज की बात करें तो यह हमारा कहलाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, अर्थात 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष के स्टेज में आप देखते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात 2 से 7 वर्ष के बालक में क्या महत्वपूर्ण विशेषता पाई जाती हैं उसके संदर्भ में आइए हम चर्चा करते हैं और इनके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। लैक ऑफ लॉजिक, तर्क शक्ति में कमी देखने को मिलती है कि 2 से 7 वर्ष के बालक में लैक ऑफ नॉलेज, वह तर्क शक्ति कम कर सकता है। आप एक शिक्षक जितना भी बालक से तर्क करेगा वो उसमें थोड़ा कम तर्क करेगा। उसके बाद आता है लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, वह लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी को भी नहीं समझ पाएगा, अर्थात पानी से बर्फ़ कैसे बनता है और बर्फ़ से पानी कैसे बनता है, इस रिवर्सिबिलिटी को भी बालक आसानी से इस अवस्था में नहीं समझ पाएगा। इसी तरीके के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे सीटेट के संदर्भ में। आइए आप बात करते हैं एनिमिशियन, निर्जीव सजीव ना समझ, अर्थात टेंजिबल इंटेंजिबल वस्तुओं के संदर्भ में उसे ज्ञान नहीं होता है। अर्थात मान लीजिए कोई आग जल रही है, वह केवल अपने हाथों से छू के या उसे देख के नहीं समझ सकता कि ये इसे मुझे खतरा है या नहीं है, और अनुभव ही नहीं कर सकता सजीव और निर्जीव चीज़ों में। इसलिए बार बार देखते होंगे कि एक गार्जियन बच्चे को समझाते रहते हैं बार बार कि ये अच्छा है, ये आपके लिए बुरा है, ये आपको करना चाहिए या ये आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा आपको सोचना चाहिए। ये सारे बिंदु इसी में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु आता है इको सेंट्रिज्म, अर्थात इस अवस्था में बच्चे को लगता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसी पूरी दुनिया सोचती है, अर्थात जैसा मैं बोल रहा हूँ, जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं कर रहा हूँ, वैसे ही पूरी दुनिया सोच रही है, कर रही है, और अपने कार्यों को ज़्यादा से ज़्यादा बालक सोचता है कि पूरी दुनिया वैसा ही सोच रही है जैसा मैं सोच रहा हूँ। इसलिए यह अवस्था ईगोसेंट्रिज्म एज भी मानी जाती है, ईगोसेंट्रिज्म। इसके बाद हम बात करेंगे सिंबॉलिक थॉट। यह एज सिंबॉलिक थॉट के प्रारूप में भी विकसित माना जाता है, क्योंकि जीन पियाजे का मानना था कि जब तक बालक को भाषा का ज्ञान नहीं होगा, अर्थात उसे सिंबल जो ए का है, बी का है, सी का है, डी का है, ये सिंबल का ज्ञान नहीं होगा, क ख ग घ, ये सिंबॉलिक ज्ञान उनको सिंबल दिखा के ही कराया जाता है, जिससे उनके स्कीमा में वृद्धि हो और वे उसके संदर्भ में सोच सकें, समझ सकें और अपने मानसिक विकास को प्राप्त कर सकें। इसके बाद आप देखते हैं कि लैक ऑफ कन्वर्जन, अर्थात
संरक्षण। बच्चे को ऐसा एहसास होगा कि टब ए और में ज़्यादा पानी है और जबकि दोनों में पानी समान है। अर्थात एक आप देखोगे बर्तन, एक इस तरह का है, एक इस तरह का, इसमें दोनों में बराबर पानी है, लेकिन बच्चे को लगेगा कि जो बड़ा दिख रहा है बर्तन उसी में ज़्यादा पानी है। अर्थात उसमें कन्वर्जन करने की शक्ति कम होती है, लैक होती है कि वह सोच सके कि दोनों चीज़ें बराबर हैं या ज़्यादा हैं। उदाहरण के लिए एक जगह रुई रखी हुई है और एक जगह लोहा, तो वो रुई को ज़्यादा मानेगा न कि लोहे को। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि उसमें लैक ऑफ कन्वर्जन पाया जाता है। इसके बाद सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण, समझ, ज्ञान का होना, अर्थात क्लोज इंडेड थिंकिंग को दर्शाता है। अर्थात किसी भी चीज़ को वह सेंट्रलाइज करके अपने को सोचता है। किस एज में? 2 से 7 वर्ष के एज में बालक प्री ऑपरेशनल स्टेज के एज में क्या करता है, चीज़ों को सेंट्रलाइज करके चीज़ों को देखता है, क्लोज एंड फॉर्म में देखता है। इसलिए उसकी जो सोचने की लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी और लॉजिक और सजीव निर्जीव में नासमझ होना, इकोसेंट्रिज्म का होना, सिंबॉलिक थॉट न डेवलप होना, ये सारे लक्षण आपको देखने को इस एज में मिलता है। यह मानना जीन पियाजे का था कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा इन चीज़ों से अपरिचित होता है और धीरे धीरे अपने चीज़ों को सीखता है और अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए मानसिक क्रिया को सशक्त और मजबूत बनाता है। इनके अभाव के कारण वह जब अगली अवस्था में पहुंचता है तो वह क्रियाओं को समझने लगता है। तो इसी पे हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक, जो कि है 3, जिसमें हम देखेंगे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है 7 से 11 वर्ष। अर्थात इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, मानते हैं। जो कमियां बालक में 2 से 7 वर्ष के में पाई गई वे इसमें ख़त्म हो जाती हैं। अर्थात आप देखेंगे कि मूर्त कंक्रीट चीज़ों के प्रति तार्किक शक्ति का ज्ञान हो जाना, अर्थात उसे जो लॉजिक ज्ञान है वह हो जाता है कि बर्फ़ से पानी कैसे बन रहा है और पानी से बर्फ़ कैसे बन रहा है। यह रिवर्सिबिलिटी भी वह जानने लगता है। वस्तुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। एक बालक इस एज में वस्तुओं का क्लासिफिकेशन करने लगता है, जैसे ट्रायंगल क्या है, स्क्वायर क्या है, सर्किल क्या है, कौन सा ये कलर है, कौन सा शेप है, कौन सा साइज है, के आधार पर करना सीख जाते हैं। समझ विकसित हो जाती है और वे इसके आधार पर अपने मानसिक चेतना में क्रमशः वृद्धि करते चले जाते हैं, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि 2 से 7 वर्ष के अवस्था में एक बालक का कंक्रीट मूर्त अवस्था में पाया जाना, यह मानना जीन पियाजे के द्वारा अधिक क्यों सक्रिय है, क्योंकि कि बालक इस अवस्था में कंक्रीट चीज़ों को लॉजिक तरीके से समझने लगता है। आइए देखते हैं अपना नया बिंदु, वस्तुओं का संरक्षण, अचीव कंजर्वेशन का ज्ञान होना। बच्चा जो उसकी चीज़ें रहेंगी, खेल खिलौने रहेंगे,
उसको संरचित करने लगेगा, अपने एक जगह ले जाके रखेगा, किसी को देना पसंद नहीं करते हैं। और बच्चा इस एज में रिवर्सिबिलिटी का भी ज्ञान हो जाता है, अर्थात वह समझ जाता है कि बर्फ़ से पानी बन जाता है और पानी से बर्फ़ बन जाता है। उसे इस अवस्था में ज्ञान संपूर्ण हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं रिवर्सिबिलिटी, अर्थात रिवर्सिबिलिटी का भी ज्ञान होना, वस्तु को सजाना बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, अर्थात बालक यह अपनी मानसिक क्षमता विकसित कर लेता है कि कौन सी वस्तु किस क्रम में रखी जाएगी, कौन सी वस्तु बड़ी है या कौन सी वस्तु छोटी है, कौन सी वस्तु गोल है, कौन सी वस्तु स्क्वायर में है। ये सारे ज्ञान, मूर्त ज्ञान बालक को इसमें हो जाता है। मूर्त ज्ञान से तात्पर्य 2 से 7 वर्ष के एज में। अब जब आप देखेंगे 7 से 11 वर्ष के उम्र में, तो आप पाएंगे कि इसमें अमूर्त डेवलपमेंट होता है। डिसेंट्रलाइज अर्थात विकेंद्रीकरण, समझ ज्ञान होना। ओपन एंडेड थिंकिंग, अर्थात बच्चा को इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाता है कि वह कैसे सोच सकता है, डिफरेंट तरीके से अपने ज्ञान को सामने रख सकता है और विभिन्न बिंदुओं को कैसे अपने स्कीमा में शामिल कर सकता है। इसका शॉर्ट ट्रिक यदि आप समझने का प्रयास करेंगे, इसमें कंजर्वेशन सीख लेता है बच्चा, क्लासिफिकेशन सीख लेता है, सेरिएशन सीख लेता है, अर्थात वह बालक क्या करता है, कंजर्वेशन भी सीख लेगा, रिवर्सिबिलिटी भी सीख लेगा। इस एज में बालक मूर्त तार्किक शक्ति का पूर्ण ज्ञान कर लेता है, जिसके आधार पे इसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज मानते हैं। जीन पियाजे का ये मानना है कि इस एज में बालक अपने संपूर्ण ज्ञान को लॉजिक आधार पे सोचने समझने लगता है। आइए हम बात करते हैं अपने अगले बिंदु और एक विशेष टॉपिक को। इस अवस्था में हम देखते हैं कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बालक 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष की अवस्था तक पाए जाते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में बालक के पास एक अमूर्त चिंतन, अर्थात अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का ज्ञान हो जाता है। वह लॉजिकली भी सोचने लगता है और बुद्धि होना और अवधारणा को समझता है, अर्थात वह अमूर्त भाव से लॉजिक को समझ लेता है और कोई बात कही जा रही है तो उसके कॉन्सेप्ट्स को भी समझ लेता है, जो कि पूर्व की अवस्थाओं में बालक इन चीज़ों को नहीं समझ पाता था। और अपने देखेंगे कि 2 से 7 वर्ष के एज में वह केवल इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसके बाद आप देखेंगे 7 से 11 वर्ष में वह मूर्त थिंकिंग के द्वारा चीज़ों को ग्रहण करता है, लॉजिकली करता है। और इसके बाद आप अवधारणा कॉन्सेप्ट को समझने लगता है। जैसे एक शिक्षक बालक को कोई थ्योरी समझाएगा, उसे कोई कॉन्सेप्ट बताएगा, तो वह उसी सापेक्ष में सीखेगा जिस सापेक्ष में अध्यापक बालक को बताना चाह रहा है, या समाज में कोई
क्रिया अभ्यास कराई जाती है वह उससे सीखते चला जाता है। अगला बिंदु है परिकल्पनात्मक निगमात्मक तर्क, अर्थात बालक हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग करने लगता है। परिकल्पनात्मक अर्थात उसके कल्पना की शक्ति तीव्र हो जाती है और उस तीव्र कल्पना में बालक सही डिसीजन करने लगता है। कुछ अवस्थाओं में सोचने लगता है। मानसिक उद्वेलन बालक में झंझन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ज़्यादा सक्रिय देखने को मिलता है। इस स्टेज में निगमनात्मक चिंतन देखने को मिलता है, अर्थात ओपन एंडेड थिंकिंग आप देख सकते हैं। अर्थात बालक कई क्षेत्र में सोच सकता है और अपनी मानसिक क्रियाओं को सक्रिय रखता है, कुछ न कुछ करते रहता है और सीखते रहता है। ये रहा आपका आज का अपना टॉपिक। तो आइए हम जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप अपने यूट्यूब चैनल से जुड़े। धन्यवाद। लेटेस्ट और अपडेट नॉलेज के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसे कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करें इस टॉपिक का और वीडियो पूरा देखें, जिससे आपको समझ में आए कि जीन पियाजे का मानसिक क्रिएटिविटी सिद्धांत क्या कहना चाहता है और इसके संदर्भ में आप बातों को पूर्ण रूप से आप तक पहुंचाया गया है, जिसे आप समझ सकें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर अवश्य करें।